आज हम वॉल्यूमेट्री एनालिसिस के अंदर टाइट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं कि जो टाइट्रेशन है वो किस तरीके से की जाती है। इस टाइट्रेशन के अंदर आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट बाय यूजिंग K2Cr27 एज ए इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो केमिकल्स काम में लेने वाले हैं उन केमिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा केमिकल कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये येलो कलर का सॉल्यूशन जो हमारे पास है, दिस इज़ K2Cr27। K2Cr27 इसको इंटरमीडिएट की फॉर्म में काम में लिया जाएगा। इस सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट के अंदर फिल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास देखिए यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट और अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट जो होगा यानी कि जिसका की स्ट्रेंथ हमें मालूम है, हमारे पास नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट N/40 है। ठीक है, और अननोन जिसका कि हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो इंडिकेटर और सॉल्यूशंस जो होंगे जो कि टाइट्रेशन में काम में लिए जाएंगे, इनके अंदर देखिए डाइफिनाइलअमाइन जो है ये इंडिकेटर की फॉर्म में काम में लिया जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 है, इसको हम रिएक्शन के मीडियम को चेंज करने के काम में लेंगे। रिएक्शन यहाँ पर जो रिएक्शन होगा बेसिकली फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस K2Cr27 जो रिएक्शन इन दोनों के केमिकल्स के बीच में होने वाला है, उसको एक्चुअल में जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 काम में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें जितने भी ग्लासवेयर हम काम में लेते हैं उन सभी ग्लासवेयर्स को अच्छे से वॉश करना होता है डबल डिस्टिल वाटर से। डबल डिस्टिल वाटर से हम जैसे यहाँ पर पिपेट काम में लेंगे, ब्यूरेट काम में लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये पिपेट हमारे पास है, ब्यूरेट हमारे पास है, तो इन सभी ग्लासवेयर्स को, इवन कॉनिकल को भी हम अच्छे से डबल डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। डबल डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद में हम जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसके अंदर काम में लिया जाएगा, जैसे कि पिपेट के अंदर हम फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे, यहाँ पर जो है फेरस अमोनियम सल्फेट को लिया जाएगा, ब्यूरेट के अंदर K2Cr27 को लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी ग्लासवेयर्स को रिंस करेंगे इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। रिंस करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी सॉल्यूशन की रिक्वायर्ड होती है। उस मिनिमम क्वांटिटी से हम सभी ग्लासवेयर्स को सबसे पहले रिंस करेंगे। जिस पर्टिकुलर ग्लासवेयर के अंदर जो सॉल्यूशन काम में लेना है उससे रिंस करके हम सभी ग्लासवेयर्स को रेडी करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने डबल डिस्टिल वाटर से क्लीन करके, रिंस करके इन सभी ग्लासवेयर्स को रेडी किया हुआ है। तो हमारे पास ऑलरेडी ये सारा सेटअप रेडी है एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो ब्यूरेट इस्तेमाल की जा रही है बेसिकली ये 50 ml का ब्यूरेट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ब्यूरेट की रिफिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिफिलिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नॉब जो है नीचे वाला नॉब उसको अच्छे से क्लोज करना है ताकि यहाँ पर लीकेज ना हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फनल है, फनल का इस्तेमाल करके हमें सबसे पहले ब्यूरेट को फिल करना है। अब ब्यूरेट को फिल करने का तरीका थोड़ा सा अपन देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो भी सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे उस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से शेक करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाएगा उसको शेक करना है। यहाँ पर जैसे K2Cr27 हम यूज़ लेने वाले हैं, हमने इस K2Cr27 को बहुत अच्छे से शेक किया। शेक करने के बाद में इसका लिड जो है वो ओपन करके और क्लीन सरफेस पे अपने को रखना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लीन सरफेस पे, अदरवाइज सॉल्यूशन के अंदर कंटामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो फनल को इस्तेमाल करके अपन क्या करेंगे, ब्यूरेट को फिल करेंगे यहाँ पे। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि नॉब अच्छे से क्लोज होना चाहिए ताकि लीकेज की प्रोबेबिलिटी ना हो। ठीक है, और यहाँ पर फनल को जब अपन पकड़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लूज फॉर्म में यहाँ पर फनल को पकड़ेंगे ताकि एयर क्रॉस होती रहे और फिलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ब्यूरेट को अपन फिल कर रहे हैं। इस तरीके से ब्यूरेट को सबसे पहले फिल किया जाएगा। ठीक है, ब्यूरेट रेडी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान और रखना होगा,
ब्यूरेट जो है 50 ml का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर एग्जैक्ट 50 ml जो है वो किस तरीके से मेजर होगा उसको अपन सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने को ब्यूरेट के जो 0 पॉइंट है उस पर आइस का लेवल उसके सरफेस की तरफ लेकर के और फिर उसको 0 कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हाँ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर है, सॉल्यूशन एक तो कलर्ड होता है, एक कलरलेस होता है। तो कलर्ड सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर अपर मेनिस्कस हम लेते हैं और कलरलेस के अंदर अपन लोअर मेनिस्कस मेजरमेंट के अंदर काम में लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आइस को मैं उसके लेवल पे लेके जा रहा हूँ, उसकी सरफेस के लेवल पे लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसका अपर मेनिस्कस जो है वो कंसिडर करूँगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 0 पे इसका अपर मेनिस्कस है, ठीक है। अब ये ब्यूरेट रेडी हो गई है वर्किंग के लिए, राइट। तो यहाँ पर K2Cr2 फिल किया है मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि अपने आप में जैसे कि आपको ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉनिकल है। कॉनिकल के अंदर सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर नॉन और अननोन 2 सॉल्यूशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया फेरस अमोनियम सल्फेट के। तो सबसे पहले हम जो है नॉन फेरस अमोनियम के साथ में टाइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे। नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट को अपन स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलेंगे। स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट का मीनिंग होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर N/40 FAS है, इट मीन्स इसका कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम है, तो दिस इज स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले जो टाइट्रेशन परफॉर्म होगी स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ होगी, राइट। इसके लिए देखिए सबसे पहले जैसे कि पहले मैंने बताया कि सॉल्यूशन को अच्छे से शेक करना है। मैंने सॉल्यूशन को अच्छे से शेक कर लिया है। शेक करने के बाद में लिड को क्लीन सरफेस पे रखना है। यहाँ पर देखिए पिपेट सकर मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड पिपेट सकर। पिपेट सकर के थ्रू मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन को 10 ml सॉल्यूशन जो कि मेरे पास यहाँ पर N/40 है, उस N/40 को मैं यहाँ पर मेजर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को 10 ml FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ फेरस अमोनियम सल्फेट का कमर्शियल नेम मोर सॉल्ट है, ठीक है ना। तो मोर सॉल्ट के नाम से भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 10 ml FAS ले लिया है और इसको हमें कॉनिकल के अंदर पास कर देना है। कॉनिकल में हमने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन को पास कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट ड्रॉप होगा, ठीक है, पिपेट के अंदर जो लास्ट ड्रॉप होगा उसको हमको कॉनिकल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी ये जो ड्रॉप है वो रेजिडुअल ड्रॉप है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता, ये मेजरमेंट के अंदर कंसिडर नहीं होता। इसीलिए लास्ट ड्रॉप के पीछे हमें नहीं पड़ना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं पिपेट को इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं लास्ट ड्रॉप को निकालने के लिए, जिससे पिपेट भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये लास्ट ड्रॉप रेजिडुअल ड्रॉप है, इसका कहीं कोई टाइट्रेशन के अंदर यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 10 ml FAS जो कि नॉन FAS था वो FAS हम इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद में देखिए हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर लेकर के डाइल्यूट एस्टोसोफोर 5 ml हमें इसमें डालना है और इससे हम रिएक्शन मिक्सचर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जैक्ट 5 ml ले लिया है। एग्जैक्ट 5 ml एस्टोसोफोर हमने लिया, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर से, और उसको ट्रांसफ़र कर दिया है हमने फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर। यानी कि अब यहाँ पर हमारा जो मीडियम हो गया एक्चुअल में, ठीक है ना, ये कैसा मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम। बिकॉज ये जो रिएक्शन होगी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रिएक्शन किस में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी, ठीक है। इसके बाद जो है डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे हम। इस इंडिकेटर की 2 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। 2 ड्रॉप्स डालने के बाद में अच्छे से इस रिएक्शन मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे, ठीक है।
अब हमारा रिएक्शन मिक्सचर रेडी है टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। टाइट्रेशन के दौरान देखिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। टाइट्रेशन के दौरान जब ड्रॉप्स इंटरमीडिएट सॉल्यूशन की ड्रॉप्स जब रिएक्शन मिक्सचर में जारी होगी उस दौरान हमें उसको अच्छे से शेक करना होगा। शेक कंटिन्यूसली होना चाहिए, नहीं तो हम एंड पॉइंट को अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए रिएक्शन जो होगी वो किस तरीके की होगी, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में K2Cr27 जैसे कि मैंने पहले बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr27 जब H2SO4 जो कि ऑलरेडी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर है उसके साथ रिएक्ट करके ये नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये ऑक्सीडेशन जब फेरस अमोनियम सल्फेट का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके बाद में जो इंडिकेटर होता है डाइफेनाइल अमाइन, ठीक है ना, वो अपना नेचर चेंज करेगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होकर के वो अपना कलर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली जब वो अपना कलर रिप्रेजेंट करेगा उसको अपन एंड पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अपन टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है हम इसमें पास करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है हमने K2Cr27 ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छे से मिक्स करते चलना है ताकि हम एंड पॉइंट को अच्छे से मेजर कर पाएँ। यहाँ पे देखिए अभी तक कलर नहीं आया है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर ग्रीन कलर हमें देखने को मिला है, ठीक है। K2Cr27 जैसे जैसे रिएक्शन मिक्सचर में जा रहा है ग्रीन कलर यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ है। ये एक्चुअल में क्रोमियम सल्फेट के बनने के कारण इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कलर है वो क्रोमियम सल्फेट के बनने को इंडिकेट कर रहा है। अभी तक हमारा जो आयरन है, फेरस है, ठीक है ना, वो कम्प्लीटली फेरिक में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो कन्वर्ट होगा यहाँ पर कलर आएगा पर्पल। एंड पॉइंट आने वाला है, बिल्कुल एंड पॉइंट के करीब हम हैं और ये 10.5 पे हमें एंड पॉइंट मिल गया है, ठीक है। इस तरीके का पर्पल कलर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का पर्पल कलर होगा वो एंड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास टेबल पहले से बनी हुई होगी, टाइट्रेशन के अंदर जो टेबल यूज़ की जाती है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टेबल में पुट होगी। यहाँ से देखिए जो हमने मेजर किया है वो 10.5 वॉल्यूम K2Cr27 का कंज्यूम हुआ है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रीडिंग जो कि नॉन के साथ हमने किया है, नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ किया है, वो कंप्लीट हो गया है। हमने देखिए आगे की रीडिंग इसकी ऑलरेडी परफॉर्म करी हुई है। आगे की रीडिंग जो है नेक्स्ट इसी टाइट्रेशन को सेम सॉल्यूशन के साथ हम रिपीट करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है वो 10 ml होती है। इसके बाद में हमने वापस इसको परफॉर्म किया तो फिर हमें वो 10 ml मिला, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्करेंट रीडिंग होगा, कॉन्करेंट रीडिंग टू कंटिन्यूस सिमिलर रीडिंग, ठीक है, उसको अपन फाइनल रीडिंग मानेंगे। तो फाइनल रीडिंग हमारे पास यहाँ पर आया 10, ठीक है ना। कॉन्करेंट रीडिंग जो हमारे पास फाइनल होगा वो 10 होगा। तो ये नॉन के साथ में हमने जो परफॉर्म किया उसके लिए वॉल्यूम जो कि कैलकुलेशन में पुट होगा वो 10 होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को सिंक में वापस डाल दिया, ठीक है। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे तो देखिए यहाँ से आप कंटिन्यूस टाइट्रेशन आपको परफॉर्म करनी है K2Cr27 के साथ में, तो यहीं से आप कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं या फिर वापस इसको रिफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक से बचने के लिए आप इसको चाहें तो आप इसको रिफिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अगेन रिफिल कर दिया है, ठीक है। सेम आइस के लेवल को इसकी सरफेस के लेवल से अपन मैच करके और अपर मेनिस्कस का ध्यान में रखते हुए ब्यूरेट को रेडी करेंगे। हमारी ब्यूरेट रेडी है वर्किंग के लिए। अब देखिए जो टाइट्रेशन हमने परफॉर्म करी है
किसके साथ में? नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में। वही टाइट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे अब अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में। यही वो सॉल्यूशन है जिसका कि हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। इसका स्ट्रेंथ हमें ऑलरेडी मालूम नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट इसी का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम कॉन्करेंट रीडिंग आने तक इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ में टाइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास कॉनिकल है उस कॉनिकल को अगेन हम क्लीन करेंगे डबल डिस्टिल वाटर से। डबल डिस्टिल वाटर से क्लीन करने के बाद में जो अननोन सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं उस सॉल्यूशन का थोड़ा सा अमाउंट हम लेंगे। अमाउंट लेने के बाद में अच्छे से रिंस करेंगे और इस सॉल्यूशन को सिंक में हम डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा कॉनिकल रेडी हो गया। सेम उसी तरीके से पिपेट इस्तेमाल करेंगे। पिपेट को भी रिंस करना ज़रूरी है क्योंकि सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन उसकी डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे? रिंस करेंगे एक बार, रिंस करके और इसको भी हम सिंक में डाल देंगे। इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन की मिनिमम क्वांटिटी को यूज़ करना है ताकि सॉल्यूशन वेस्ट ना हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हम वही 10 ml मेजर करेंगे। पिपेट शक्कर को यूज़ करके 10 ml हम लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब पिपेट शक्कर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जब पिपेट का लास्ट जो नॉब है जहाँ से सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बिल्कुल सरफेस से टच नहीं करना है। ठीक है, उसको जो सॉल्यूशन का सरफेस है वहाँ पर उस पर्टिकुलर नॉब को रखना है और उस नॉब को रखने के बाद में हम उसको मेजर करेंगे। यहाँ पर देखिए लोअर मेनिस्कस को काम में लेंगे क्योंकि ये कलरलेस सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। ये अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट है जिसका कि कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। सेम लास्ट वाली ड्रॉप के पीछे नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके से उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट ड्रॉप जो है वो अपने को छोड़ देनी है। ठीक है, टाइट्रेशन सेम उसी तरीके से होगी जैसा कि नॉन के साथ हुई थी। अननोन के साथ भी वही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। यहाँ पे देखिए डाइल्यूट एस्टोसोफोर, डाइल्यूट एस्टोसोफोर इसका यूज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मीडियम को एसिडिक करने के काम में लेते हैं डाइल्यूट एस्टोसोफोर, और ये K2Cr2 के साथ मिलके नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करेगा जिससे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा फेरस अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, इसके बाद में सेम डाइफिनाइलामाइन की 2 ड्रॉप्स, यहाँ पे 2 ड्रॉप्स हमने डाइफिनाइलामाइन की इसमें डाल दी है। अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में रिएक्शन मिक्सचर रेडी है वर्किंग के लिए। ठीक है, टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। सेम K2Cr2 को डालना है और यहाँ पर आपका Fe+2 जो है Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलेगी। ग्रीन कलर आएगा। ग्रीन कलर का रीज़न आपको मालूम होना चाहिए, वाइवा में पूछा जा सकता है। क्रोमियम सल्फेट की फॉर्मेशन के कारण वो ग्रीन कलर आता है। मिक्स करते जाएंगे जब तक कि हमें पर्पल कलर नहीं मिल जाए। पर्पल कलर एंड पॉइंट को डिनोट करता है जिसपे कि आपका Fe+2 कम्प्लीटली Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमारा इंडिकेटर जो है, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज होकर के इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और कोशिश करनी है जो पर्पल कलर होगा बिल्कुल लाइट पर्पल कलर को कंसीडर करना होगा क्योंकि वो एंड पॉइंट हमारा फाइनल एंड पॉइंट होता है। अभी तक देखिए पर्पल कलर नहीं आया, अभी तक ग्रीन कलर है, यानी कि इंडिकेटर का ऑक्सीडेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे पर्पल कलर आना स्टार्ट हो चुका है जो कि एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए बिल्कुल लाइट कलर लेना है आपने को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रीडिंग आया वो 13.5 पर हमें रीडिंग मिला है। तो इस तरीके का पर्पल कलर अपने को मिलेगा जिसको कि अपने को एंड पॉइंट मानना है। तो मैं यहाँ पर जो है 13.5 देख पा रहा हूँ। 13.5 जो ऑलरेडी हमारे पास टेबल बना हुआ है
टाइट्रेशन का, उस टेबल में हम 13.5 नोट करेंगे। अब हम इस टाइट्रेशन को कॉन्करेंट रीडिंग आने तक रिपीट करेंगे। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है इसको सिंक में डाल देंगे। सिंक में डालने के बाद में सेम प्रोसीजर को जो कि हमने अननोन के साथ किया है वो कॉन्करेंट रीडिंग आने तक हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉन्करेंट रीडिंग इट मीन्स दो सिमिलर रीडिंग हमें जब तक नहीं मिल जाती जब तक उस टाइट्रेशन को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो रीडिंग आती है जो कि हमने ऑलरेडी की हुई है 13.3 रीडिंग जो है हमारी कॉन्करेंट फॉर्म में आई हुई है ऑलरेडी। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद में अब हम इसकी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट बाय टाइट्रेटिंग इट विद K2Cr2O7। देखिए, इसके लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमें गिवन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ FAS या फिर हम नॉन FAS भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है N/40, राइट। अब यहाँ पर हम इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने पहले आपसे डिस्कस किया था K2Cr2O7 जो है वो इंटरमीडिएट की फॉर्म में काम में लिया जा रहा है, राइट। ये K2Cr2O7 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जब इसको मीडियम एसिडिक मिलता है तो ये क्या करना स्टार्ट करता है, नेसेंट ऑक्सीजन निकालना स्टार्ट करता है। इट मीन्स ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में काम करना ये स्टार्ट करेगा। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से जो लिबरेट हुआ ऑक्सीजन, ये एक्चुअल में फेरस अमोनियम सल्फेट जो हमारे पास कॉनिकल में ऑलरेडी है उसके साथ रिएक्ट करके ये उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि ये Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जब तक हम कॉनिकल के अंदर फेरस अमोनियम सल्फेट ट्रांसफ़र करते जाएंगे ये रिएक्शन चलता जाएगा, यानी कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता जाएगा। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तब ऑलरेडी जो इंडिकेटर प्रेजेंट है डाइफिनाइल अमाइन, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो अपनी फॉर्म को चेंज करके कलर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा और पर्पल कलर हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी टेबल को समझने की कोशिश करेंगे कि इन टेबल्स में किस तरीके से ये वैल्यू हमने पुट करी है। जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास जो रीडिंग आया था कॉन्करेंट रीडिंग 10 ml K2Cr2O7 के केस में, यानी कि जब हमने K2Cr2O7 को हमने नॉन FAS के साथ में जब रिएक्शन करवाया था तो हमारे पास जो रीडिंग आया था फाइनली वो कॉन्करेंट रीडिंग क्या था, 10 ml। यहाँ पर टू सिमिलर रीडिंग, दिस इज 10 ml, राइट। तो देखिए इस टेबल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट जिसमें कि हमने फेरस अमोनियम सल्फेट नॉन के साथ में हमने रिएक्शन करवाई थी K2Cr2O7 की। तो देखिए यहाँ पर इस टेबल के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे वॉल्यूम ऑफ FAS ऑफ नॉन FAS, यानी कि नॉन FAS हमारे पास कितना था, 10 ml, जो कि अपने पेपेट आउट किया था। तो यहाँ पर ये तीनों रीडिंग जो है नॉन FAS की है। नॉन FAS जो हमने 3 बार जब टाइट्रेशन को रिपीट किया था तो तीनों बार हमने 10 ml लिया था, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट की है। इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट जो होती है जब ब्यूरेट जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन को, तो स्टार्टिंग में हमने 0 लिया था, ठीक है ना। इट मीन्स तीनों बार हमने यहाँ पर 0 वैल्यू लिया था, यानी कि हमने स्टार्टिंग हर बार रिफिल किया था उसको, ठीक है। और हमारे पास जो रीडिंग आया था, फर्स्ट रीडिंग हमारे पास 10.5 आया था। उसके बाद में कॉन्करेंट रीडिंग जो था, यानी कि जो कंटिन्यूस सिमिलर रीडिंग, वो 10 ml हमें देखने को मिले था। अब यहाँ पर देखिए 10.5 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 10.5 आना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 10 हमें रीडिंग देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर हमने नॉन FAS का जब रिएक्शन करवाए K2Cr2O7 के साथ में, तो हमें कॉन्करेंट रीडिंग देखने को मिला 10 ml, राइट। इसी तरीके से सेम इस टेबल के अंदर भी हमने अननोन FAS के साथ में K2Cr2O7 की रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर भी वही वॉल्यूम सिमिलर था 10 ml,
और इनिशियल रीडिंग हमने 0 से स्टार्ट किया था। जब हमने टाइट्रेशन परफॉर्म किया तो फर्स्ट रीडिंग 13.5 पे आया था, उसके बाद में 13.3, फिर नेक्स्ट भी 13.3 पे आया था, कॉन्करेंट हमारा हो गया 13.3। तो इस तरीके से इस टेबल को यहाँ पर हमने बनाया है। तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा जो हम कैलकुलेशन में काम में लेंगे वो 10 ml फॉर नॉन FAS एंड 13.3 ml फॉर अननोन FAS। चलिए अब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है N1V1 इक्वल टू N2V2, राइट। तो एक हिस्से को हम नॉन FAS का कर लेते हैं, एक को हम K2Cr2 का कर लेंगे। बिकॉज रिएक्शन जैसे फर्स्ट केस में हम बात करें तो रिएक्शन नॉन FAS और K2Cr2 के बीच में हुई है। तो यहाँ पर देखिए N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 इट मीन्स दिस इज अ नॉर्मेलिटी ऑफ FAS and V1 this is the volume of FAS, right, and N2 normality of K2Cr2 and V2 this is the volume of K2Cr2O7, right। तो यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए जैसे कि नॉन FAS का स्ट्रेंथ हमें मालूम है ऑलरेडी N/40, तो N/40 हमने पुट किया और हमने जो FAS का वॉल्यूम लिया था, पिपेट आउट किया था, वो कितना किया था 10 ml, तो 10 ml पुट कर दिया हमने यहाँ पे। N2 फाइंड आउट करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2 और यहाँ पर जो हमारा कॉन्करेंट रीडिंग आया था K2Cr2 का जो वॉल्यूम आया था वो 10 ml, वो हमने पुट किया। तो हमारे पास फाइनली N2 का वैल्यू आया। N2 का जो वैल्यू है दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2 जो कि हमें कितना मिला N/40, ठीक है। तो कैलकुलेशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यहाँ पर K2Cr2 का नॉर्मेलिटी फाइंड आउट किया जो कि कितना है N/40, राइट। अब हम इस N/40 को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए N3V3, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे सेम उसी तरीके से। N3V3 इक्वल टू N4V4, ये हम K2Cr2 के लिए चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये अननोन FAS के लिए हमने चूज किया है N4V4। इट मीन्स N3 दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2, V3 दिस इज द वॉल्यूम ऑफ K2Cr2 एंड N4 दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ unknown FAS and V4 this is the volume of unknown FAS, right। अब देखिए K2Cr2 का नॉर्मेलिटी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया जो कि क्या है N/40, यानी कि N2 का वैल्यू और N3 का वैल्यू सिमिलर है, राइट। तो यहाँ से वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, N/40 पुट कर दिया। वॉल्यूम यहाँ पर जो K2Cr2 का आया था वो कॉन्करेंट रीडिंग होगा 13.3 हमने पुट कर दिया। इसके बाद में देखिए N4 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और FAS का वॉल्यूम हमने इस केस में भी जो पिपेट आउट किया था वो 10 ml किया था, 10 ml पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में N4 की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनली N4 की वैल्यू निकल के आती है 0.033, राइट। ये नॉर्मेलिटी में हमारे पास आंसर आया है, यानी कि हमारे पास जो अननोन FAS है वो 0.033 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन है। अब हम इसको ग्राम पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हमें मालूम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को काम में लेते हुए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं कि नॉर्मेलिटी को यदि उसके इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ग्राम पर लीटर में आंसर आता है। तो यहाँ पर हमने यही किया है 392.16, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ FAS, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमने 0.033 को मल्टीप्लाई किया 392.16 से, तो फाइनली हमें 12.94 ग्राम पर लीटर आंसर मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइनली अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छे से।